साथियों नमस्कार। साथियों मैं विवेक शर्मा गुरुदेव ऑर्गेनिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एवं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे एवं स्वस्थ होंगे। साथियों सबसे पहले तो आप सभी को शारदीय नवरात्रियों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना करके रखें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि जैविक खेती की परिचर्चा में हम कुछ न कुछ नई चर्चाएं आप लोगों के साथ करते ही रहते हैं। तो आज भी इसी कड़ी में एक बहुत ही अच्छी जानकारी को लेकर के आप लोगों के साथ आए हैं। और जो भी साथी हमारे जैविक खेती से जुड़ी हुई या खेती से जुड़ी हुई वीडियो देखना जो भी पसंद करते हैं, तो उन साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि इसी प्रकार की हम अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। साथियों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अब इस समय पर जो खरीफ का सीजन है वो समाप्ति की ओर है और लगभग खरीफ की फसलों की हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है जगह जगह पर, सभी जगह पर। और आगामी जो हमारा सीजन है खेती का जो चक्र है वो रबी वाला चक्र आने वाला है। तो रबी की तैयारियां भी हम लोग खरीफ की हार्वेस्टिंग के साथ साथ रबी की जो फसलें लगाने वाले हैं उनकी भी तैयारियां हम लोग साथ ही साथ करना शुरू कर देते हैं। आजकल अगेती फसल लेने में ही हमको फायदा मिलता है क्योंकि मौसम का भी अनुकूल साथ मिल जाता है अगेती फसल में। साथियों रबी की जो फसल है उसमें जो अभी सबसे पहले जो बुवाई होने वाली है वो तिलहनी फसल, सरसों की हमारी बुवाई बहुत जल्दी इसी माने कुछ साथियों ने तो बुवाई कर भी दी है, लेकिन उसका जो समय, उचित समय जो हम लोग मानते हैं वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में होना चाहिए, क्योंकि सरसों की बिजाई का, सरसों की जर्मिनेशन के लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता है वो कम से कम 25 डिग्री होना चाहिए। तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में लगभग इतना टेम्परेचर हमको दिन और रात में लगभग शाम के समय का ये टेम्परेचर 25 के तकरीबन हो ही जाता है। और अक्टूबर के पहले सप्ताह में दिन का जो टेम्परेचर है वो भी कम हो जाता है। अभी टेम्परेचर ज्यादा है। ज्यादा टेम्परेचर में बुवाई करने के नुकसान ये होता है कि हमारी जो जर्मिनेशन है वो इफेक्टेड होती है और स्वस्थ पौधा नहीं मिल पाता है। मतलब जर्मिनेट होने के साथ ही साथ उसके अंदर बीमारियों का अटैक होता है। अब बात आती है कि कुछ साथी ऐसे भी हैं कि थोड़ी सी पैसे की बचत कह लो या समय की बचत कह लो, उसको देखते हुए, क्योंकि अभी पिछले समय जो बारिश होके गई है उस बारिश की फसल कोई मतलब बारिश के नमी में ही वो सरसों की बिजाई कर देते हैं, जिसको कि मैं पूरी तरह से नकारता हूं। साथियों आपसे एक गुजारिश और वीडियो के अंत में करना चाहूंगा, क्योंकि ये सरसों के ऊपर पूरा वीडियो होने वाला है और जैविक सरसों के ऊपर होने वाला है। बीच में हम जो हमारे सामान्यतः किसान हैं जो कहना चाहिए 50-50 भी कर रहे हैं, उनके लिए भी लाभकारी वीडियो होने वाला है। और सरसों की जहां तक कोशिश होगी पूरी जानकारी हम देने का काम करेंगे, क्योंकि हम जो हमारी जो मेन फसल हम सरसों लेते हैं और आज से नहीं ले रहे हैं। लगभग मैंने जो खेती की शुरुआत करी थी उस समय मेरी उम्र लगभग 18 वर्ष या 19 वर्ष के बीच थी, तभी से हम लोग खेती कर रहे हैं और तभी से कंटिन्यू मैं सरसों लगाता हूं। 4 से 5 एकड़ सरसों मैं तभी से मेरी शुरू है और मैंने कभी भी बंद नहीं करी सरसों लगाना। पहले मैं केमिकल फार्मिंग किया करता था तो केमिकल से करता था, आज मैं जैविक खेती के साथ हूं तो जैविक खेती से भी करता हूं। और पिछले साल मैंने इसी चैनल के ऊपर वीडियो भी अपलोड किया था, माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार चंद्रा जी को भी भेजा था सरसों का, और वो उनके चैनल पे भी चला था और आज भी वह लगातार चल रहा है। तो मैं सरसों की फसल को कैश क्रॉप मानता हूं, इसीलिए मैं हमेशा सरसों बोता हूं। ईश्वर की कृपा से 1-2 बार जरूर थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, वो भी मौसम अनुकूल न होने के कारण, लेकिन सरसों ने कभी धोखा नहीं दिया। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जितना जो संभव हो सके सरसों अवश्य लगाएं। उसके कई फायदे भी है, कैश क्रॉप है, पैसा इकट्ठा आ जाता है और आज के युग को देखते हुए तो सरसों के जो भाव हैं वो भी ठीक ठाक किसानों को मिल रहे हैं। सरसों का प्योर तेल हम लोगों को खाने के लिए मिल जाता है जो बिल्कुल केमिकल फ्री हो रहा है। पशुओं के लिए हमको अच्छी सरसों की खली मिल जाती है। साथ ही साथ जैविक खेती करने वाले किसानों को जो सरसों की खली खेती में यूज होती है उसका भी फायदा हमें अपनी ही सरसों की खली मिल जाती है। तो साथियों अब हम शुरू करते हैं कि ये हमें सरसों की फसल का
का किस तरह से एक शेड्यूल पूरा हमको बना करके चलना चाहिए, क्योंकि अब उसमें समय ज्यादा बाकी नहीं है। सॉरी साथियों, जैसा कि बताया है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह के अंदर, माने पहले सप्ताह से मतलब है कि हम लोग 10, 12 मैक्सिमम 15 तारीख तक हमको सरसों की बिजाई कर देना चाहिए। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे खेत की तैयारी का समय है और साथ ही साथ पलेवा का समय है। सरसों की खेत की तैयारी पूरी तरह से, बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। उसमें अगर पहले से आपने कोई फसल ली हुई है तो उसको अच्छे तरह से पहले जो हैरो होती है उससे काटें, उसके बाद कल्टीवेटर का अच्छे प्रयोग करें, मतलब गहरी जुताई का प्रयोग करें, और उसमें से खरपतवार जो भी हो पुरानी फसल के, या अगर आपने बिल्कुल खाली छोड़ के रखा है तो आपने फिर वो उसकी लगातार माने जुताइयां करते ही रहे होंगे। खेत पूरी तरह से, मतलब अच्छी तरह से खेत को तैयार करके रखना है। उसके बाद आती है बात पलेवा की। अब हम क्योंकि जैविक खेती की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ काफी साथियों के कमेंट्स थे कि साहब सरसों के ऊपर पूरा एक वीडियो इस तरह से बनाइए कि हम उसको डीकेसी के जितने भी प्रोडक्ट हैं माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार चंद्रा जी के, उन प्रोडक्टों का यूज हम किस प्रकार करें। तो हमने एक पूरा शेड्यूल आप लोगों के लिए तैयार किया है। अब देखिए, इन सब चीजों में थोड़ा समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है। तो फिर मैं आपसे वीडियो के बीच में कहूंगा कि इस मेहनत का मेहनताना तो हमको आपके सब्सक्राइब और लाइक और शेयर से हमको उसका मेहनताना मिल जाता है। आप अगर लाइक कर देते हैं, शेयर करते हैं और वीडियो पे जो कमेंट्स आते हैं उससे हमको एनर्जी मिल जाती है। तो आज बात करते हैं हम आपको पलेवा जब हम जिस समय करेंगे तो उस समय हमें पलेवा में क्या मेन चीजें हैं डीकेसी की जो हमको देना जरूरी है जिससे हमें लाभ मिलेंगे। तो देखिए, पलेवा में हम बहुत ज्यादा भी ना दें। हमारा OWDC, वैम माइक्रोराजा और ट्राइकोडर्मा, इन तीनों को तो आपको जरूर ही देना है। इसको तो आप कंपलसरी मान करके चलिए, जिससे कि आपकी सॉइल के अंदर माने जब तक जर्मिनेशन का समय आएगा, पलेवा मतलब बुवाई का समय आएगा, फिर आप बिजाई करेंगे, उसके बाद 4-5 दिन का जब जर्मिनेशन का जो समय होगा उस समय तक आपके माइक्रोब्स भी पूरी जमीन के अंदर हो चुके होंगे और जो माइक्रोराजा है वो भी अपना पूरा काम वहां कॉलोनी तैयार कर चुका होगा। जो उनका जो अतिथि माने सरसों का बीज आने वाला है उसकी स्वागत की, मेहमान नवाजी की और उसकी पूरी तरह से अच्छे से मतलब पौष्टिक आहार देने की। अब वो पौष्टिक आहार क्या होते हैं वो आप सभी लोग जानते ही हैं, जो सॉइल में से एब्जॉर्ब करके और वो रूट्स के माध्यम से माइक्रोराजा देने का काम करते हैं। साथ ही साथ ट्राइकोडर्मा भी हमको देना है, क्योंकि हमारा माइक्रोराजा तो तैयार बैठा है लेकिन कुछ और भी चीजें तैयार बैठी हैं सरसों के बीज पर अटैक करने के लिए। जो जमीन वाले जो फंगस तैयार बैठे रहते हैं तो वो भी तैयार बैठा है, उसको रोकने के लिए हमको ट्राइकोडर्मा भी वहां भेजना है। माने 3 चीजें हैं, OWDC, वैम और ट्राइकोडर्मा को हमें पानी के साथ जरूर चलाना है पलेवा के समय। काफी किसान साथी वैम देते तो हैं लेकिन अंकुरण के बाद देते हैं, लेकिन मैं हर फसल, सरसों नहीं मैं हर फसल के लिए कहना चाहूंगा कि आप पलेवा में वैम का इस्तेमाल अवश्य करें। वहां रूट सेटल होने से पहले माइक्रोराजा की कॉलोनी को सेटल आप कर दें, फिर आप उसका गजब रिजल्ट देखिएगा। उसके बाद आती है सीड ट्रीटमेंट की। सीड ट्रीटमेंट पर विशेष ध्यान देना है। हर फसल का आपको सीड ट्रीटमेंट करना है और सीड ट्रीटमेंट के जो फायदे हैं वो हम कई वीडियो अपने किसान संपर्क में जो बनाई थी वो हम डाल चुके हैं, उनसे क्या लाभ मिला है। सीड ट्रीटमेंट में हमको लेना है वैम, ट्राइकोडर्मा और गाढ़ा गौमूत्र। इन तीनों चीजों से आपको सीड ट्रीट करना है, क्योंकि सरसों का जो बीज होता है वो बहुत बारीक होता है और बहुत कम ही लगता है। अब एरिया वाइज थोड़ा उसकी जो क्वांटिटी है ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ का जो है वो लगभग 1 kg से लेके और 1.25 kg तक, 1 किलो 250 ग्राम तक मैक्सिमम पर एकड़ के हिसाब से वो लगता है। तो उसको आप इतने बीज को आप स्प्रे उसके ऊपर कर दीजिए अच्छे से और हाथ से मिला करके आधा पौना घंटा छोड़ दीजिए, जो वो मतलब सूख जाए हवा में, धूप में नहीं, मतलब छाया में थोड़ा हवादार स्थान पर उसको छोड़ दीजिए। तो ये आपका हो गया सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट में आपको ध्यान देना है कि जो वैम ट्राइकोडर्मा का जो मदर कल्चर है उसमें पानी नहीं मिलाना, प्योर मदर कल्चर लेना है और प्योर ही आपको गाढ़ा गौमूत्र लेना है।
अब आती है बात इन तीनों की क्वांटिटी की, तो ऐसा इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि साहब इतना ही लेना है जिससे आपका बीज आपका भीग जाए, सब दानों के ऊपर कोटिंग हो जाए, ये आपको ध्यान रखना। अब बात आती है जो केमिकल फर्टिलाइजर से करने वाले जो लोग हैं, वो इसमें डीएपी और आपका पोटास, सल्फर, ये तमाम चीजें डालते हैं, लेकिन क्योंकि हम जैविक पे बात कर रहे हैं तो उसका ऑप्शन हमारे लिए क्या रहेगा। अब बिजाई वाली जो डोज है उसमें हमको क्या लेना है, उसमें हमको डिकम्पोज हुई गोबर की खाद लेनी है, क्योंकि हमारे जितने भी जैविक साथी हैं वो अधिकतर गोबर की खाद को डिकम्पोज करके रखते ही हैं। अब कितनी लेनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपकी उपलब्धता के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन लेनी जरूर है, क्योंकि गोबर की खाद आप ज्यादा भी डाल देंगे तो भी नुकसान करने वाली चीज नहीं है। अब आगे की बात आती है कि जितनी भी आप गोबर की खाद लेना चाहते हैं, 2 कुंटल 4 कुंटल पर एकड़ या जितनी भी जिस हिसाब से, वो तो हर उपलब्धता के ऊपर है, तो उसमें आपको गोबर की खाद के अंदर 12 से 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सरसों की खली को थोड़ा बारीक करके गोबर की खाद में ही मिला देना है। और सरसों की खली मिलाने से पहले उसके ऊपर OWDC, वैम और ट्राइकोडर्मा, इन तीनों के सॉल्यूशन को एक जगह आप मिक्स कर लीजिए, स्प्रे पंप में भर लीजिए और पहले डिकम्पोज हुई जो खाद है उसके ऊपर इसका छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद उसमें आप सरसों की खली मिक्स कर दीजिए और लगभग 24 से 48 घंटे तक उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद आप बोवाई करके ले जाइए। तो ये आप खुद देख पाएंगे कि हमको जब बोवाई करनी है उससे 2 दिन पहले इस चीज को करके आप छोड़ दीजिए। अब यही मैं बीच में बात करना चाहूंगा, जो हमारे साथी सेमी फार्मिंग कर रहे हैं वो इसी के अंदर अगर डीएपी या एनपीके या पोटास या दानेदार सल्फर, वो जो भी चीज डालते हैं, अभी तक जो डालते आए थे, क्योंकि सेमी फार्मिंग कर रहे हैं तो उसकी हाफ डोज कर दें। अभी तक 1 एकड़ में 50 किलो डीएपी डाल रहे थे, तो वो 20 किलो डीएपी और इसी तरह से हाफ डोज करके गोबर के अंदर ही डाल के वो भी 48 घंटे के लिए रख दें और बिजाई के समय उसका प्रयोग कर लें। यह बात आ जाती है बिजाई तक के लिए। विशेष ध्यान आपको रखना है बीज की गुणवत्ता पर। बीज बहुत अच्छी क्वालिटी का मेंटेन करना है, क्योंकि बाजार में आजकल बहुत भ्रमित करने वाले भी बीज हैं, लेकिन मैं नाम को यहां बताना उचित नहीं समझूंगा क्योंकि ये यूट्यूब का एल्गोरिदम है। और लेकिन जो भी आपके क्षेत्र के अनुसार से जो अच्छा बीज की वैरायटी हो वो वैरायटी आप लगाइए और मैक्सिमम बीज जो अच्छे तरह से जो मतलब पैदावार हमारी सरसों की होती है उसमें 36% से लेकर 38% तक ऑयल कंटेंट निकल आता है। बाकी हमने देखा है कि लोगों का, हमारे गांव में ही हमारे साथी लोगों का ही माने 30-33% तक कंटेंट होता है, जबकि हमारा 36 से 38 भी चला जाता है। 38 तो जाता ही जाता है, 38 तो थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है, लेकिन हम नॉर्मली उसको 36 और 38 के बीच में उसका आकलन करके रखते हैं। बीज की बात हो गई, बुवाई की बात हो गई। अब बात आती है कि जब वो ये बीच में एक बीज छोटी, आपको बीज का चुनाव भी बहुत ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि सरसों के पौधे जितने ज्यादा आपको थोड़े गैप के अंदर होंगे उतना ही उसके अंदर फुटाव ज्यादा होगा, उतना ही उसके अंदर फ्रूटिंग ज्यादा होगी और उतनी ही उसके अंदर फलियां ज्यादा होंगी और बहुत अच्छी ग्रोथ पौधे की होगी, तो बहुत अच्छी प्रोडक्शन आपको मिलेगी। ये मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। उसके बाद में आपको एक विशेष ध्यान रखना है, निराई गुड़ाई अवश्य करानी है। और ये विशेष बात हमारे सेमी फार्मिंग वाले लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि जब उसमें खरपतवार होता है तो वो लोग खरपतवार नाशक का प्रयोग करते हैं और हमें फोन करके पूछते हैं कि साहब गाढ़े गौमूत्र के साथ मिला दें। कुछ फसलों की बात अलग है, लेकिन सरसों की फसल के अंदर खरपतवार नाशी का प्रयोग आपको नहीं करना है। वहां आपको निराई गुड़ाई ही करनी है। उसका कारण होता है, एक तो आपका खरपतवार खेत से बाहर होगा, दूसरा निराई गुड़ाई करने का जो फायदा आपके प्लांट को मिलता है, सरसों के पौधे के अंदर जो फुटाव आता है, सरसों के पौधे के अंदर जो कहने का मतलब है ग्रोथ होती है, वो निराई के बाद आप अलग ही देख पाते हैं। तो निराई गुड़ाई बहुत जरूरी है। अब निराई गुड़ाई के बाद में आता है कि उसमें पानी लगाना पड़ेगा। जिस समय, अब वो अलग अलग समय के हिसाब से रहती है कि कहीं कोई फसल कितने दिन पे पानी मांगती है, कहीं 2 पानी भी लगते हैं। मैक्सिमम मेरे यहाँ 1 ही पानी लगता है। कभी किसी के कहने में आके मैंने एक बार 2 पानी लगा दिए थे तो उस समय मेरी सरसों की फसल खराब हुई थी। मेरे यहाँ 1 पानी से ही सरसों की फसल होती है। तो पानी, निराई गुड़ाई के बाद जब हम पानी देने जाएंगे तो पानी देने के साथ भी हमको
डीकेसी के ओडब्ल्यूडीसी, एनडब्ल्यूडीसी, वैम, ट्राइको और एनपीके और साथ में यूप्रो का भी प्रयोग करना है। क्योंकि हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं, हमने उसमें नाइट्रोजन नहीं दिया है, इसीलिए हमको उसमें यूप्रो का प्रयोग करना है 1 बोतल पर एकड़ के हिसाब से पानी के साथ। फिर आप उसका चमत्कार देखिए, ये मैं धान के अंदर देख चुका हूं, तब इसलिए आपको बता रहा हूं। अब बात आती है कि पहले पानी हमने लगा दिया, पानी के बाद जब हम उस खेत में जाने लायक हो जाए, नमी इतनी हो कि हम खेत में चल सकें और स्प्रे कर सकें, उसमें आपको देर नहीं करनी है, क्योंकि पानी लगने के बाद सरसों की फसल एकदम से ऊपर उठती है, फिर स्प्रे करना मुश्किल हो जाता है। तो जल्दी से स्प्रे करना है, और स्प्रे में ये सभी चीजें हमको रिपीट करनी है, साथ में गाढ़ा गौमूत्र मिक्स करना है। 1 एकड़ के लिए 1 बोतल और 100 लीटर या 150 लीटर, जितना आपका पानी 1 एकड़ के स्प्रे में हो जाए उतना पानी में 1 गाढ़े गौमूत्र की बोतल मिलानी है। उसके अंदर ओडब्ल्यूडीसी, एनडब्ल्यूडीसी, वैम, ट्राइको और एनपीके का कल्चर बराबर मात्रा में मिलाना है। और क्योंकि अच्छी फसल लेनी है तो 1 स्प्रे आप हमारे कहने से यूप्रो का भी उसके ऊपर करें। पहला जो स्प्रे हम जमीन में देंगे, कैश क्रॉप की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कैश क्रॉप है, हमको इससे कैश चाहिए होगा, आगे प्रोडक्शन अच्छी लेनी है हमें इससे। तो इसका हमको जो पहला हमने यूप्रो जमीन के अंदर दिया है, वो हमारा नाइट्रोजन और प्रोटीन की पूर्ति हमारे पौधे को देगा, और पौधे के अंदर पौधा ग्रोथ करेगा, पौधे की फुटाव होगी, पौधे के अंदर ब्रांचेज होंगी, जो लछार जो बोलते हैं गांव के भाषा में, वो होंगी, और फलियां ज्यादा होंगी। और सेकेंड डोज जो हम उसके ऊपर देने वाले हैं यूप्रो की स्प्रे के तौर पे, उससे हमारे फ्रूटिंग बहुत जबरदस्त होने वाली है। और जब फ्रूटिंग अच्छी, फ्लावरिंग, जब फ्लावरिंग अच्छी तो फ्रूटिंग उससे भी ज्यादा जबरदस्त। उसके बाद अगर आप लोगों को दूसरा पानी कहीं लगता हो तो सेम चीज आप इसको रिपीट कर दीजिए, जो पहली बार करी थी स्प्रे में वही आप सेम दूसरे में रिपीट कर दीजिए। अब बात आती है, यहां तक तो हमारा पौधा बहुत अच्छे से हो गया, अच्छी फ्लावरिंग आने शुरू हो गई धीरे धीरे। अब बात आती है कि वहां बीमारियां आनी शुरू होंगी, उनकी भी रोकथाम हमें करनी है। उसका एक ही इलाज है, आपको फ्लावरिंग जहां कहीं 1-2% शुरू होना दिख जाए, उसी समय आपको 70-30 के रेशियो से, माने 70% आपको इकोफंगी बी लेना है और 30% पानी लेना है, आपको उसका स्प्रे कर देना है, और निश्चिंत रहिए किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आनी। आपको स्प्रे के बाद इंतजार करना है, साथ में हो सके तो कोई भी स्टिकर आप उसके अंदर मिला सकते हैं। और गाढ़ा गौमूत्र, इकोफंगी और स्टिकर का एक स्प्रे आपको फ्लावरिंग जब स्टार्ट हो जाए, 1 या 2% दिखने लगे, उस समय आपको अवश्य कर देना है। उसके बाद एक स्प्रे आपको और करनी है लास्ट में, जिस समय फ्रूट सेटिंग होने वाला हो। ये जो स्प्रे है वो बड़ी थोड़ी सावधानी पूर्वक होगी, क्योंकि उस समय हमारी सरसों के ऊपर फ्लावरिंग भी होगी। अब साथ ही मेरे कुछ लोग कमेंट्स में बोलेंगे कि साहब बेवकूफपने की बातें करते हो, उस समय नहीं होती है। तरीके अलग हैं, और मैंने पिछले बार की थी इसको। उसका तरीका ये होता है, सावधानी पूर्वक जो पीठ वाले जो स्प्रेयर होते हैं उनके लेकर के आपके ट्रेंड थोड़े से आदमी होने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर गैप इतना मिल जाता है, आदमी निकल जाएगा। और उसका जो नोजल होता है वो सीधे नहीं आना चाहिए, जिससे फ्लावर गिर जाए या छोटी छोटी जो ये हमारी फ्रूटिंग बननी शुरू हुई है वो गिरे प्रेशर से, क्योंकि उसका एक लिमिटेड प्रेशर, उससे ज्यादा कम तो आप कर नहीं सकते हो। उसका तरीका यह है कि आपको उसको नोजल को थोड़ा ऊपर उठा कर रखना है, और बारिश की तरह उसका जो दवाई है इकोफंगी भी, वो बारिश की तरह सरसों के ऊपर गिरेगी। तो जो लास्ट में जो समस्याएं आती है, और मेनली जो पाले की समस्या आती है और चेपा की समस्या आती है, वो कुछ भी नहीं आने वाली है, और आपकी जबरदस्त फसल सरसों की होगी। और मैं समझता हूं बहुत अच्छी पैदावार लेंगे, और क्वालिटी तो आपकी उच्च गुणवत्ता वाली होगी, इसमें तो कहने से कोई गुरेज है ही नहीं। टेस्ट उसका इतना गजब होगा कि आपके आस पड़ोस वाले जो एक दिन जरा सा भी उसको यूज कर लेगा तो हमेशा आपका मुरीद हो जाएगा, और हो सकता है कि आपके यहां से लेना ही शुरू कर दे। क्योंकि हम काफी दिनों से कर रहे हैं, और हमारे सरसों के तेल की जबरदस्त डिमांड होती है।
जिन्होंने एक बार ले लिया उनको लेना है, हमेशा लेते रहते हैं। 36 से 38% ऑयल कंटेंट होता है, जबरदस्त स्वाद होता है। पिछले बार के वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में अटैच एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, जिन साथियों को देखना है वो नहीं देख पाए हैं वो देख लेंगे। और आगे अभी हम सरसों की तैयारी हमारी भी चल रही है, कल या परसों में हमारी पलेवा भी होने वाली है, उसका भी हम आप लोगों को सारा एक प्रॉपर वीडियो दिखाएंगे, जिससे कि वो इस फसल में जो थोड़ा बहुत पीछे रह जाएंगे उनके भी काम आएगा, लेकिन अगली फसल में जरूर काम आएगा। तो साथियों, एक लिमिट से थोड़ा सा ज्यादा वीडियो लंबा हो गया है, क्योंकि हम अधिकतर इतना लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन अब क्योंकि सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचानी थी, शेयर करनी थी, जरूरी था, तो लंबा हो गया। उसके लिए आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को देख जरूर लें पूरा, और आपसे पुनः निवेदन यही करूंगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जो ज्यादा से ज्यादा किसान साथी लाभ ले सकें और केमिकल पर होने वाले खर्चे से मुक्ति पा सकें। इसका जीता जागता उदाहरण आप हमारे जो किसान संपर्क वाले जो वीडियो हैं, जिसमें गन्ने का वीडियो है, तिल का वीडियो है, उड़द का वीडियो है, वो आप देखिएगा एक बार, और वहां आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि जब ये सारी चीजें बिना केमिकल हो सकती हैं और अच्छी पैदावार हो सकती हैं, माने 20-25% तक का मुनाफा उनकी उपज में बढ़ोतरी हो सकती है डीकेसी के साथ, तो सरसों, गेहूं, धान ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, हमारा खुद का वीडियो धान वाला है, वीडियो में हमने खुद बोला, यहां फिर बोल रहे हैं, इस बार पहली बार हम अपने धान की फसल से डीकेसी प्रोडक्ट के साथ करने में पूरी तरह से संतुष्ट हैं। तो साथियों, ज्यादा समय आप बर्बाद नहीं करेंगे आप लोगों का, लेकिन वीडियो को आप लोग सभी लोग पूरा देख लें, और मिलते हैं एक नई वीडियो में रबी की किसी फसल को लेकर के A to Z पूरी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।